ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो गया था, लेकिन महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। और बड़ी खबर यह है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया है कि इस बार भी तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात यह है कि वो सीटें भी ज्यादा लेकर आएगी। ऐसे में तेजस्वी की भूमिका को लेकर कोई भी शक नहीं है, उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के नाम पर सहमति बनी थी। तो जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला था बिहार में इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर, बयानबाजियां थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाने वाली हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से साफ किया गया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी ही बिहार में इंडिया का चेहरा होंगे। तो आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी अखिलेश सिंह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार कांग्रेस के जिस तरीके से पिछली बार तेजस्वी चेहरा थे और ऐसे में आरजेडी बड़ी पार्टी भी है, सीट भी वो ज़्यादा लेकर आएंगे, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और सीधी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का जो बिहार में चेहरा है वो तेजस्वी ही होंगे। तो बिहार में तेजस्वी सीएम का चेहरा है क्या, कि ये सवाल उठ रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष है बिहार कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा है। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और सीटें भी ज्यादा लेकर आएगी, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के नाम पर सहमति बनी थी और इस बार भी कोई भी कंफ्यूजन तेजस्वी को लेकर नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और इन सब के बीच अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार होने पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कल किस तरीके से तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस के दो विधायक कैमरे के सामने बहस करते हुए अलग अलग सुर में बोलते हुए दिखाई दिए। हमारे आला कमान खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा। हम लोग एक साथ अभी तय नहीं है, ये बात माना जाए। बैठ के सब लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे साहब बैठ के तय कह दिया कि कोई माइकल लाल नहीं है तेजस्वी को सीएम बनने से रोक। क्या है मुन्ना जी? तेजस्वी चेहरा होंगे जी। 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। हाँ। अब इसमें कहाँ असल की स्थिति है भाई? फिर से तय करने की बात। लोगों ने ये भ्रम कर दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है और उस भ्रम को हम लोगों ने कल तोड़ दिया, हमारे नेताओं ने, कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व इसको तैयार है, इसकी चिंता कहीं नहीं है। सब लोग बैठ के तय करेंगे, पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाए। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और वहां पर वक्फ संशोधन बिल भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू, तेजस्वी से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों के नेता भी पहुंचे। बिल के विरोध में एक सुर में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी गई। तो कल गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ मुस्लिम संगठनों का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हुआ था और विपक्ष के बड़े नेता वहां पर पहुंचे। बिहार ने देखा है 2005 के पहले का बिहार, तो बिहार की जनता 2005 के पहले का बिहार नहीं चाहती। डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल के लिए फिर से बनने जा रही है। नवंबर में जब परिणाम आएंगे, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने वाला है, 5 दलों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं मानता हूं, जब मैं ऐतिहासिक बोलता हूं तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। एकदम जीतेंगे, एनडीए वहां 225 सीट लेके आएगी। बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं। तो
वही बहुत इसके लिए हम लोग बैठ कर के पहले ही से स्ट्रेटजी बनाएं, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीज़ें तय हैं और उसके आधार पे चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और वहां पर वक्फ संशोधन बिल भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू, तेजस्वी से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों के नेता भी पहुंचे। बिल के विरोध में एक सुर में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी गई। हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने को तैयार है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। सरकार की नियत की गई है। ये लड़ाई संविधान को बचाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले इस प्रदर्शन को वक्फ बिल के विरोध के जरिए बिहार की चुनावी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है, जिसमें एक तरफ तो AIMPLB और जमात इस्लामी समेत 8 से ज्यादा मुस्लिम संगठन विरोध का परचम लहराते दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। एक ईमान वाला एक मुसलमान किसी भी हिंदुत्व पर वक्त बिल को मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में नीतीश और एनडीए के विरोधी उसी पंडाल के नीचे मुस्लिम संगठनों के साथ एकजुट हुए। लालू के साथ तेजस्वी यादव विरोध में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी से लेकर ASP से चंद्रशेखर आजाद के अलावा CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध में हुंकार भरने पहुंचे। न्योता तो नीतीश, चिराग और मांझी को भी दिया गया था, लेकिन एनडीए के सारे साथी वक्फ बिल के विरोध से दूर रहे। बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव आबादी RJD का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इसकी बानगी हैं, जहां मुस्लिम और यादव ने RJD को भर भर कर वोट दिया। माना जा रहा है कि लालू यादव एंड टीम वक्फ बिल पर विरोध करके उससे अब तक दूर रहे बाकी बचे मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचकर सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहता है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि असल में मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन के जरिए कभी वक्फ बिल के विरोध में रहे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए पटना के बाद अब अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की लामबंदी में RJD से लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अपने लिए एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। ऐसे में वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष ने सुर मिलाए तो बीजेपी और उसके साथी फौरन एक्टिव हो गए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। नीतीश बिल के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक ताजा चिंगारी एनडीए की धड़कन बढ़ा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा धड़ा भी वक्फ बिल के पक्ष में है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार मस्जिद दरगाहों के साथ साथ वक्फ की तमाम संपत्तियों को हड़पने की साजिश रच रही है। हालांकि सरकार हमेशा से पारदर्शिता की बात करती रही है। संसद में बिल अगले महीने रखा जाएगा। और अब खबर यूपी से, जहां पर चर्चा में बने रहने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने अब एक बार फिर से बयान दे दिया है, या यूं कहें कि पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सेवैया खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों और कब कहा, ये रिपोर्ट है। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। या गुजिया खाओ हम सेवैयां। तो ये है संभल के सीओ अनुज चौधरी का नया पैगाम, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खान को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। आपको बता दें कि अनुज चौधरी सियासतदानों के निशाने पर अक्सर रहते हैं और विवादित बयान पर सुर्खियां भी खूब बटोरते हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा सो कहा। संभल के एएसपी ने भी ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट देने से इनकार किया। ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई है। साथ ही संभल प्रशासन ने त्योहारों के मौके पर लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। देखना यह है कि अब इस पर कितना सियासी उबाल आता है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि 31 मार्च को ईद है और उससे पहले यानी कि 30 मार्च को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में वहां के सीओ अनुज चौधरी ने बुधवार को पीस कमेटी के साथ बैठक की और साल में 52 जुमा और एक बार होली वाले बयान पर सफाई दी। तो उधर संभल के सांसद बर्क की सीओ के बयानों पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। को नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलने में नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें कर करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया था 52 जुमे वाला, उसको लोगों ने गलत ढंग से लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो निष्पक्षता की बात करते हैं और निष्पक्षता की बातों को कुछ लोग गुमराह करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं संभल के सांसद ने भी कहा है कि जो सीओ अनुज चौधरी हैं उन्हें नेता बनने का शौक चढ़ गया है और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर अनुज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन अनुज चौधरी ने होली के मौके पर जो बयान दिया था उस पर उन्होंने सफाई दी है और पीस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, पीस कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि सियासत के निशाने पर अनुज चौधरी लगातार बने हुए हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में मुस्लिम समुदाय पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित हैं। फिर यह भी पूछा कि क्या मुस्लिमों के बीच रहकर हिंदू सुरक्षित है, और यहां से एक नया सियासी सवाल खड़ा हो गया है। एक इंटरव्यू दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनसे मुस्लिमों को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उनकी प्रतिक्रिया आई और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं के बीच जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि क्या मुस्लिमों के बीच रहकर हिंदू सुरक्षित है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ का था। 80-20 की बात भी योगी ने ही सबसे पहले कही थी। दंगों पर बुलडोजर जस्टिस कॉन्सेप्ट भी योगी ही लेकर आए थे। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर बैन भी पहले योगी ने ही लगाया था। मस्जिदों से लाउड स्पीकर का शोर भी पहले योगी ने रोका। इसीलिए शोर मचता है कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसे दबाया जा रहा है। एएनआई के पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया कि यूपी में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं, बल्कि मुसलमान सबसे ज्यादा यूपी में ही सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो एक योगी हैं जो सबके सुख की कामना करते हैं और सबके विकास में विश्वास करते हैं। मुस्लिमों पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है।
इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। अफगानिस्तान में क्या हुआ था? कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। होली में मुस्लिमों ने तिरपाल से मस्जिदें ढक ली थी। योगी ने कहा कि यह संकीर्ण सोच थी। इसमें डर नहीं था बल्कि प्रपंच ज्यादा था। रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? योगी ने कहा कि सनातन सबको स्वीकारता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि औरंगजेब और उसकी मानसिकता भी स्वीकार होगी। औरंगजेब को समाजवादी पार्टी का आदर्श बताए जाने पर अखिलेश यादव ने भी पलटकर जवाब दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने है। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज़्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल के संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। नफरत का बाजार बना दिया उत्तर प्रदेश का। केरोसिन जैसे पूरी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का पॉलिटिक्स व मोहब्बत का दुकान खोलना है पूरी उत्तर प्रदेश का। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पॉडकास्ट में साफ कर दिया कि सनातन की ब्रांडिंग वो आगे भी करते रहेंगे। अदब के शहर से गुनाहों की ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ऊंची गाड़ी वाले अगर खुद को सड़क का सिकंदर समझने लगें तो क्या हश्र होता है, वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। तस्वीर धुंधली है लेकिन गुनाह साफ, बिल्कुल शीशे की तरह। सड़क की ये चिंगारी बता रही है कि मंजर कितना खौफनाक होगा। तेज रफ्तार एसयूवी और सड़क से उठ रही चिंगारी, पहली नजर में समझना मुश्किल है कि चिंगारी किस वजह से उठ रही है। लेकिन जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि गुरूर के इन पहियों के सामने कुछ फंसा है, कुछ घिसट रहा है। वीडियो लखनऊ का है। लुलु मॉल के पास भाई बहन स्कूटी लेकर निकले थे। तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मारी। दोनों सड़क पर दूर जा गिरे लेकिन स्कूटी एसयूवी में फंस गई। एसयूवी चला रहे शख्स ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर लखनऊ की सड़कों पर यह खौफ की तस्वीर दिखी। ऐसा खौफनाक नजारा जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एसयूवी के पीछे चल रही कार में बैठे शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस की जांच में पता चला कि एसयूवी गाजियाबाद में एक निजी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर ब्रिजेश सिंह की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।